नमस्कार, जय हिंद साथियों। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामान्य अध्ययन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिंधु सभ्यता को समझा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझा था और साथ ही हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मिस्र की सभ्यता को भी अच्छे से कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग चीन की जो प्रमुख सभ्यता है, चीन की सभ्यता को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग बड़े अच्छे से समझते हैं चीन की सभ्यता को। तो चीन की सभ्यता की क्या खास बातें थी और क्या खास बातें हैं, कहने का मीन्स इस बात को भी अच्छे से समझेंगे। चीन की सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ का कल्चर कैसा था और वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो आइए समझते हैं चीन की सभ्यता। चीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस सभ्यता के विषय में, ये सभ्यता जो विकसित हुई हमारे देश में वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो हांगो नदी के किनारे। आपको दोस्तों याद रखना है चीन की सभ्यता का उदय किस नदी के किनारे हुआ, तो हांगो नदी के किनारे हुआ था। इनका जो सामाजिक जीवन था वो 4 वर्गों में विभाजित था। अभी तक जितनी भी सभ्यताएं हम लोगों ने पढ़ी उनका धार्मिक जीवन 3 वर्गों में विभाजित था। सामाजिक जीवन 3 वर्गों में विभाजित था, लेकिन चीन की सभ्यता में धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन कहने का मीन्स क्या है, सामाजिक जीवन 4 वर्गों में विभाजित है। सबसे ऊपर थे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, फिर थे व्यापारी वर्ग के लोग और साथ ही साथ कारीगर और कलाकार वर्ग के लोग तीसरी श्रेणी में आते थे और कृषक और मजदूर आते थे चतुर्थ श्रेणी में। तो ये जो व्यवस्था देखने को मिलती है चीन की सभ्यता की, जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे जो वर्ग था नीचे क्रम में क्या था, सबसे छोटा वर्ग था कृषक और मजदूरों का, और इनका आर्थिक जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी चीन के लोगों में। यानी चौथे वर्ग में कौन आते थे, तो छोटे कृषक मजदूर आते थे और इनका जो सामाजिक जीवन था काफ़ी अच्छा था। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। कहने का मतलब यहाँ के लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। सांस्कृतिक स्थिति क्या थी चीन सभ्यता की। चीनी सभ्यता में सांस्कृतिक उन्नति देखने को मिलती है। चीन में भवन निर्माण, मूर्तिकला का विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम चीन की विशाल दीवार सबसे खास और इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक खास तरह की दीवार, इन्होंने विश्व की सबसे लंबी दीवार का निर्माण किया था। किन लोगों ने, तो चीनी लोगों ने। ये विश्व के महान आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। चीन की दीवार विश्व के महान आश्चर्यों में एक मानी जाती है। और साथ ही साथ बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। चीन की सभ्यता के प्रारंभ में धर्म का विशेष महत्व नहीं था। कहने का मतलब चीनी लोग धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। चीनी लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे, जिसे वे संगत कहते थे। ये किसकी पूजा करते थे चीनी सभ्यता के लोग, तो संगत की पूजा करते थे। और साथ ही साथ जिन्हें स्वर्ग का देवता कहा जाता, संगत को क्या कहा जाता था, स्वर्ग का देवता। ये बात याद रखनी है। स्वर्ग का देवता कौन मानता था, तो चीनी लोग। चीनी राजा संगत का पुत्र माना जाता था। जो चीनी राजा होता था वो क्या माना जाता था, संगत का पुत्र माना जाता था। साथ ही साथ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शासन व्यवस्था चीनी लोगों की कैसी थी, इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चीन की शासन व्यवस्था की। अब आइए बात कर लेते हैं शासन व्यवस्था की। जो सम्राट था दोस्तों, शासन और धर्म दोनों का साधन होता था। कहने का मीन्स हमारा ये है यहाँ पे कि जो शासन व्यवस्था थी, शासन और धर्म दोनों प्रधान थे यहाँ पर। वह राज्य के प्रथम सेनापति, प्रमुख पुरोहित होते थे, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह निरंकुश और देवी अधिकारों से संपन्न होता था। अगर बात करें परंतु शासन कार्यों में वो मंत्रियों में परामर्श लेता था। राजा जो होता था शासन कार्य में किसका परामर्श लेता था, तो मंत्रियों का। देश रीति रिवाजों और जनता के हित का ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता था। कहने का मतलब जो देश में जो रीति रिवाज थे तो जनता के हित में होने चाहिए, राजा इस पर विशेष ध्यान देता था। उसे शासन के कार्यों में सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, तो चीनी सभ्यता की। शासन अनेक विभागों में विभक्त था। आज भी आपको देखने को मिलता है शासन कई विभागों में विभाजित है।
सेना, धर्म, न्याय, शिक्षा, ये प्रमुख इसके क्या थे, अंग थे। सेना एक तरफ थी, धर्म भी मानते थे ये लोग, न्याय व्यवस्था भी इनकी उच्च थी, और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। सम्राट के अधीन सामंत होते थे, यानी छोटे छोटे राजा जिन्हें सामंत कहा जाता था, जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते थे। उनके पास विशाल सेना होती थी, जिसमें घुड़सवार, रथ तथा पैदल सैनिक होते थे। तो इस सैनिक व्यवस्था में घुड़सवार करने वाले लोग होते थे, रथ चलाने वाले लोग थे, पैदल सेना चलने वाली थी। तो ये शासन व्यवस्था की खास बातें हम लोग समझ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इनके सामाजिक, इन अधिकारियों को मंडारित बोलते थे। किनको बोला जाता था? राजकीय पदों पर जो लोग नियुक्त होते थे उन्हें मंडारिन बोलते थे। क्या बोलते थे? मंडारिन। अब आइए बात करते हैं इनका सामाजिक जीवन। चीन का समाज विभिन्न वर्गों में बटा था। समाज में सम्राट का पद कैसा था? सर्वोच्च था। उसके बाद साहित्यकार, बुद्धिजीवी का सम्मानित वर्ग था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सम्राट का पद इसमें सर्वोच्च होता था सामाजिक व्यवस्था में, चीन की सभ्यता की बात करें, और साहित्यकार, बुद्धिजीवियों का भी सम्मान होता था। इस वर्ग के बाद व्यापारी वर्ग हो गया, शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, दास आते थे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। तो शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी मानेंगे, सामाजिक जीवन भी अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीन की सभ्यता के विषय में। इनके आर्थिक जीवन की अगर बात करें, चीन की प्राचीन सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ये सभ्यता भी कृषि प्रधान थी, कह सकते हैं। सांग वंश के काल में कृषि कार्य में हल का प्रयोग किया गया। किस काल में हल का प्रयोग करते थे चीनों लोगों ने किया था? तो सांग वंश के लोगों ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तो हल का प्रयोग किया था। और आज पूरे भारत में आप जानते हो बड़े अच्छे से हल चलाया जाता है खेतों के लिए। अब थोड़ा टेक्निक यानी तकनीक परिवर्तित हो चुकी है, ट्रैक्टर से खेती हो रही है। गेहूं, चावल, जौ आदि की कृषि यहाँ पर कैसी थी? प्रमुख। तो गेहूं देखो, एक आप जानते हो जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, जौ की रोटियां, गेहूं की, और चावल तो आप अच्छे से खाते ही हैं, ये वहाँ भी होता था। बाद में चीन के लोगों की बात करें, मिट्टी के बर्तन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, औजार बनाना शुरू कर दिया, फर्नीचर बनाना, सूती और रेशमी वस्त्रों का भी उत्पादन इन्होंने शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया था। चीन में सर्वप्रथम कागज उद्योग का प्रारंभ हुआ, ये बात जग जाहिर है। कागज उद्योग का शुरुआत कहाँ हुई? कागज उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। इन्होंने हल चलाना शुरू किया सर्वप्रथम। साथ ही साथ इनके धार्मिक जीवन की बात करें, चीन के लोग अनेक प्रकार के जादू टोना अंधविश्वासों से ग्रसित थे। और ये बात भारत में भी देखने को मिलती है, जादू टोना पर बहुत जल्दी लोग विश्वास करते हैं, और ये बात चीन में भी थी। वे प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना करते थे। यहाँ भी ये इंडिया में भी देवी देवताओं की तो पूजा करते ही करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हर तरह की यहाँ पूजा। सबसे बड़ा देवता इनका सांगटी था। कौन था? सांगटी। इन्हें स्वर्ग का पिता कहते थे। ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी है, इन्हें स्वर्ग का पिता सांगटी को कहा जाता था। किसको? सांगटी को। अब यहाँ पर सबसे खास क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में दो महान दार्शनिक पैदा हुए, कन्फ्यूशियस और लाओत्सो। लाओत्सो और कन्फ्यूशियस कहाँ के? ये क्या थे? महान दार्शनिक या विचारक कह सकते थे, ये चीन के लोग थे। इनके दर्शन और धार्मिक विचारों ने चीन के धर्म को एक नया रूप दिया। कला की बात करें, चीनी सभ्यता की कला कैसी थी? चीन में भवन निर्माण कला चरमोत्कर्ष पर थी। भवन निर्माण कला कैसी थी? चरमोत्कर्ष पर। लकड़ी, चूना, पत्थर से मकान बनाए जाते थे। मकानों के निर्माण में सुंदरता और कलात्मकता देखने को मिलती है। चीन की दीवार संपूर्ण विश्व में वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। तो सभी परिचित होंगे चीन की दीवार से। ये दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची दीवार है, चीन की दीवार। चीन के लोग बड़े सुंदर राजमहलों और मंदिरों में रहते थे। कहने का मीन्स अच्छे महल ये बनाते थे, और मंदिरों का भी निर्माण इन्होंने किया, मंदिरों का भी निर्माण किया। किसने? चीनी लोगों ने। विश्व में प्रसिद्ध हैं, विश्व भर में जो प्रसिद्ध है, चीन की चित्रकला भी पर्याप्त उन्नत और अद्वितीय थी। चीनी के लोगों में मूर्तिकला में भी बहुत आगे थे। तो मूर्तिकला का भी विकास कहाँ देखने को मिलता है? चीनी लोगों में। आविष्कार की व खोजें, प्राचीन चीन की सभ्यता में विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए, ये बात, और विभिन्न प्रकार की खोजें भी चीनी लोगों ने की।
तो हम लोगों ने चीन की प्रमुख विशेषताओं को समझा इस तरीके से इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए हम लोग जो ये श्रृंखला चला रहे हैं डीलेट सामान्य अध्ययन की, ये निरंतर आपको श्रृंखला मिलती रहेगी और आपकी एग्ज़ाम के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।